हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे राज्यपाल के बारे में और राज्यपाल के बारे में हमने लगभग 2 वीडियो के अंदर बात की थी कि किस प्रकार से हमने राज्यपाल के जो आर्टिकल्स जो है उनके बारे में हमने डिस्कशन किया था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको वो वाले सेशन जो है बहुत शानदार लगे होंगे। ठीक है, और आज उसी सेशन को कंटिन्यू करते हुए मैं बात करूंगा यहाँ पर थर्ड पार्ट की, जिसके अंदर कुछ आर्टिकल्स के बारे में देखेंगे और कुछ अन्य फैक्ट्स के बारे में भी अपने डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम बात करेंगे राज्यपाल के थर्ड पार्ट पर। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करें आर्टिकल, आज पढ़ेंगे आर्टिकल 174। आर्टिकल 174, आर्टिकल 174 क्या बोलता है? आर्टिकल 174 ये बोलता है अगर कोई भी विधानमंडल का कोई भी सदन जो है उसमें अगर सत्र नहीं चल रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, राज्यपाल की पास ये पावर है। आर्टिकल 174 ये बोलता है कि राज्यपाल जो है उसके पास ये पावर है, ये शक्ति है कि राज्यपाल जो है वो विधान मंडल जो है, विधान मंडल जो है, ठीक है, उसका कोई भी सदन है, ठीक है ना, उसका कोई भी सदन है, उस सदन को आहूत कर सकता है। जब सत्र में नहीं हो, कोई भी सत्र नहीं चल रहा हो विधानमंडल के अंदर किसी भी सदन का, तो उसको आहूत कर सकता है या फिर उस सत्र को सत्रावसान कर सकता है। बताऊंगा अभी ये सारी चीजें क्या चीजें, सत्रावसान, या फिर उस सत्र का विघटन कर सकता है, विघटन कर सकता है। ठीक है, ये 3 चीजें ध्यान में रखें। सबसे पहली बात करें कि राज्यपाल के पास ये पावर है कि जब भी किसी भी विधानमंडल का कोई सत्र नहीं चल रहा है तो उस कंडीशन में वो सत्र को आहूत कर सकता है। ठीक है, सत्रावसान कर सकता है या फिर विघटन कर सकता है। सत्रावत का मतलब है आहूत करने का मतलब है कि वो सत्र को बुला सकता है, ठीक है ना, स्टार्ट कर सकता है। सत्रावसान का मतलब कुछ समय के लिए उस पर रोक लगा सकता है। ठीक है, सत्रावसान यानी कि सत्र को खत्म कर सकता है, विघटन कर सकता है। तो ये सारी पावर जो है वो किसके पास है? राज्यपाल के पास है। तो याद रखें आर्टिकल 174 साफ शब्दों में बोलता है कि राज्य अगर किसी भी विधान मंडल के अंदर किसी सदन का सत्र नहीं चल रहा है तो वो सत्र को बुला सकता है, उसको रोक सकता है, सत्र को खत्म कर सकता है। अवसान का मतलब है खत्म करना। ठीक है, जब सत्र पूरा हो जाए तो उसको क्या कर देता है, उसको खत्म कर देता है या उसको विघटित कर सकता है। तो ये पावर किसके पास है? राज्यपाल के पास है। ठीक है, तो आर्टिकल 174 आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, उसके बाद में बात करें आर्टिकल जो 175 जो आर्टिकल है, 175 और 176, ये दोनों आर्टिकल वो आर्टिकल है जिसमें राज्यपाल के अभिभाषण की बात करता है। ठीक है, ठीक है, अभिभाषण की बात करता है। तो आर्टिकल 175 क्या बोलता है कि दोनों सदनों का जो संयुक्त बैठक है, संयुक्त बैठक जो है, संयुक्त बैठक जब होगी, ठीक है, यानी कि जो विधान परिषद है या विधानसभा जो है या फिर विधानमंडल का कोई भी सदन है, उन सदन के अंदर संयुक्त बैठक में ये क्या दे सकता है? अभिभाषण दे सकता है, उसको संबोधित कर सकता है। ये आर्टिकल कौन सा बताता है? आर्टिकल नंबर बताता है 175 बताता है। ठीक है, 175। नेक्स्ट बात करें 176 की, तो 176 ये बोलता है, यहां भी इसके विशेष अभिभाषण की बात करता है। विशेष अभिभाषण, विशेष अभिभाषण, स्पेशल संबोधन की बात करता है। स्पेशल संबोधन के अंदर अगर बात करें तो जब मान लो कोई भी सत्र जो है वो प्रारंभ हो रहा है, ठीक है ना, जब आम चुनाव हो गए, चुनाव होने के बाद में जो पहला सत्र प्रारंभ होता है, चुनाव के बाद सत्र जो प्रारंभ होता है, सत्र प्रारंभ होता है, ठीक है ना, जब भी चुनाव हो गए, चुनाव इलेक्शन होने के बाद में जब भी कोई भी सदन क्या होता है, सत्र में आता है, तो उस सत्र की पहली बैठक के दौरान वो क्या कर सकता है? राज्यपाल क्या से दे सकता है? अभिभाषण दे सकता है, याद रखें। या फिर ये हो जाए कि प्रत्येक वर्ष, हर साल सत्र होते हैं, 3 प्रकार के सत्र होते हैं, अभी मैं आगे डिस्कशन करूंगा। तो प्रत्येक सत्र के प्रारंभ में, प्रत्येक सत्र के प्रारंभ, यानी कि जब साल जो होता है, प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ सत्र में, ठीक है, यानी कि यहां पर बात यह है कि हर साल जो भी सत्र होंगे, ठीक है ना, उस सत्र में पहले सत्र में अभिभाषण कर सकता है, अभिभाषण दे सकता है। तो नॉर्मली अगर बात करें तो दोनों जो आर्टिकल्स है वो एक ही बात क्लियर करते हैं कि 175 और 176 में साफ शब्दों में कहा गया है कि वो लेजिस्लेचर जो है, विधानमंडल जो है, उसके किसी भी सदन को क्या कर सकता है? संबोधित कर सकता है, उसमें अभिभाषण दे सकता है।
ठीक है, ये किसके पास पावर है? ये है पावर किसके पास? राज्यपाल महोदय के पास। समझ आ गई बात सभी को? ठीक है, तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब एक आर्टिकल आता है आर्टिकल 192। आर्टिकल 192, आर्टिकल 192 ये बोलता है कि अगर किसी भी विधानमंडल की जो सदस्य हैं, चाहे वो विधान परिषद के हो, चाहे वो विधान सभा के हो, चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली के हो, चाहे लेजिस्लेटिव काउंसिल के हो, यानी कि विधानमंडल के जो दोनों सदस्य हैं, अगर उसके अंदर अगर मान लो किसी भी, जैसे अपन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली है, यानी कि विधानसभा है। ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को, विधानसभा है। तो किसी भी राज्य की जो विधानसभा है या फिर कोई भी विधानमंडल का कोई भी सदन है, उस सदन में किसी भी सदस्य जो है, अगर इसका जो सदस्य जो है अगर ये अयोग्य है, यानी कि वो विधानमंडल के सदस्य होने की योग्यता नहीं रखता है, उसमें डिस्क्वालिफाइड हो जाता है, अयोग्य है, तो इसका अयोग्यता का निर्धारण जो करेगा वो हमारे राज्यपाल महोदय करेंगे। ठीक है ना? इसकी अयोग्यता का निर्धारण कौन करेंगे? ये राज्यपाल महोदय करेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर किसी भी विधानमंडल के सदन या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, विधानसभा जो है, उसमें किसी सदस्य के अयोग्य होने का जो प्रमाण है वो कौन देंगे? राज्यपाल महोदय देंगे। इनके द्वारा दिया गया निर्णय जो है वो ही अंतिम माना जाएगा। बात यह है कि ये राज्यपाल महोदय जो है वो किसकी सहायता से? राज्य निर्वाचन आयोग की सहायता से। किसकी सहायता से? राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग जो है इसकी सलाह के आधार पर उस व्यक्ति की सदस्य को या फिर उस व्यक्ति जो है, जो भी व्यक्ति है इसमें सदन का, किसी भी सदन का, तो उसको अयोग्य घोषित कर सकते हैं। कौन? राज्यपाल महोदय कर सकते हैं। ये बात किसमें बताइए? आर्टिकल 192 में कहा गया, साफ शब्दों में लिखा गया। ठीक है, बात क्लियर हो गई? ये तीनों आर्टिकल थोड़े से ध्यान से सुनेंगे। आर्टिकल 174 ये बोलता है कि राज्यपाल जो महोदय हैं वो अगर किसी भी विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा है तो उस सत्र को बुला सकते हैं, उसको रोक सकते हैं, खत्म कर सकते हैं उस सत्र को। अगर कार्रवाई पूरी हो चुकी है तो उस सत्र को खत्म किया जा सकता है, स्तरावसान किया जा सकता है, या उसका विघटन कर दिया जाता है पूर्ण तरीके से। ठीक है, 175 ये बोलता है, 176 ये बोलता है, इसमें अभिभाषण की बात की गई है। जब चुनाव हो गए तो उसमें पहला सत्र जो स्टार्ट होगा उसमें अभिभाषण दे सकते हैं, या फिर हर साल प्रत्येक साल जो पहला सत्र होगा उसके प्रारंभ में कौन अभिभाषण दे सकते हैं? 176 में राज्यपाल महोदय दे सकते हैं। उसके बाद में आर्टिकल 192 ये बोलता है कि अगर किसी भी विधानमंडल का सदस्य अगर अयोग्य है तो उसकी जो उस पर जो निर्णय जो है वो राज्यपाल महोदय करेंगे। और किसकी सलाह से करेंगे? राज्य निर्वाचन आयोग की सलाह से करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये तीनों जो आर्टिकल्स हैं वो क्लियर है हो चुके हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, एकदम इजी कंसेप्ट है, कोई ज्यादा हार्ड वाली बात इसमें है नहीं। चलिए अब बात कर लेते हैं अपन आर्टिकल 200 की, 200 की। आर्टिकल 200 के बारे में अगर मैं आपके सामने बोलूं तो आर्टिकल 200 जो है ये क्या बात बोलता है? आर्टिकल 200 साफ शब्दों में बोलता है कि अगर कोई भी विधानमंडल किसी भी विधेयक को पास करके जब राज्यपाल के पास भेजते हैं, ठीक है, इसमें राज्यपाल की शक्ति के बारे में बताया गया है। आर्टिकल ये बोलता है कि अगर कोई भी विधानसभा, मान लो विधानसभा, ठीक है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें, अपने राजस्थान के परिप्रेक्ष्य से देखें, अगर कोई भी विधानसभा या फिर कोई भी सदन क्या करे? विधेयक को, किसी भी विधेयक को, जैसे विधेयक है जो कानून बनने के लायक है, विधेयक दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, विधेयक भी, ये अपन डिस्कशन करेंगे। अगर किसी भी सदन के अंदर कोई भी विधेयक, कोई भी सदन जो है वो अगर विधेयक को पास करके, ठीक है ना, विधानमंडल जो है किसी विधेयक को पास करके अगर राज्यपाल के पास भेजते हैं स्वीकृति के लिए, किसके पास जाएगा? ये राज्यपाल महोदय के पास जाता है। तो राज्यपाल महोदय के पास इसके अंतर्गत विकल्प है, कुछ विकल्प है। इसमें विकल्प कौन कौन से? ये राज्यपाल महोदय उस विधेयक पर क्या कर सकते हैं? स्वीकृति दे सकते हैं, स्वीकृत कर सकते हैं उसको, ठीक है, या फिर उस विधेयक को क्या कर सकते हैं? या तो स्वीकृति दे सकते हैं या फिर उसके बारे में क्या कर सकते हैं? स्वीकृति ना दें, दोनों ही बात है। ठीक है, या तो स्वीकृति दें या फिर उसको स्वीकृत न करें, ठीक है, या फिर उसको क्या करें? उसी सदन में वापस क्या करें? पुनर्विचार के लिए भेज दें, पुनर्विचार के लिए भेज दें। ये पावर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अगर किसी भी सदन में
विधेयक पास होकर के जब राज्यपाल महोदय के पास जाता है तो राज्यपाल महोदय के पास कुछ विकल्प है, ठीक है। कौन कौन से? या तो उस विधेयक पर स्वीकृति दे देंगे, ठीक है, या फिर उस विधेयक को स्वीकृति ना दे, या फिर उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज दे। अगर वो सदन में पुनर्विचार के लिए भेजते हैं तो ये इनकी पावर कहलाती है निलंबनकारी वीटो है। और अगर स्वीकृति न दे तो उसको बोलते हैं आंततायिक पावर, ठीक है। समझ आ गई बात सभी को? ठीक है। पॉकेट वीटो जो है, पॉकेट वीटो का मतलब वो अपने पास ही रख ले, ऐसी पावर राज्यपाल महोदय के पास है नहीं, ध्यान रखेंगे इस चीज को, ठीक है। तो स्वीकृति दे या स्वीकृति ना दे या फिर पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। एक कंडीशन और कर सकते हैं राज्यपाल महोदय, ये राष्ट्रपति के लिए भी उस चीज को आरक्षित रख सकते हैं। राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकते हैं उस विधेयक को, कि राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए उस विधेयक को क्या रखेंगे? आरक्षित रख सकते हैं। ये भी इनके पास पावर है। तो याद रखें आर्टिकल 200 क्या बोलता है, साफ शब्दों में आपके सामने मैंने लिख दिया है कि आर्टिकल 200 ये बात बोलता है कि अगर कोई भी सदन, ठीक है, या अगर कोई भी विधानमंडल जो है किसी भी विधेयक को पास करके जब राज्यपाल महोदय के पास भेजते हैं तो राज्यपाल महोदय जो है उस विधेयक पर स्वीकृति भी दे सकते हैं, उस विधेयक को स्वीकृति ना भी दे सकते हैं, और उसको पुनर्विचार करने के लिए उस सदन में वापस भी भेजा जा सकता है, या फिर वो राष्ट्रपति के लिए क्या रख लेंगे? आरक्षित रख लेंगे, सुरक्षित रख लेंगे, उनकी सहमति के लिए रख लेंगे। अगर वो संविधान के ढांचे के अवहेलना कर रहा हो या फिर किसी प्रकार से संवैधानिक ढांचे के तरीके से हो तो उस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति महोदय के लिए उसको आरक्षित रखा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए बात, ये तो आ गया आर्टिकल 200, इसके अंदर बात हो गई, ठीक है। अगर मान लो धन विधेयक हो तो धन विधेयक, अगर वो धन विधेयक हो तो उस पर राष्ट्रपति की क्या पावर है? ध्यान से सुनेंगे। अगर धन विधेयक हो तो यहां भी राष्ट्रपति 3 कंडीशन कर सकता है, या तो स्वीकृति दे सकते हैं, स्वीकृति देंगे, या स्वीकृति ना दे, स्वीकृति न दे, स्वीकृति देंगे या फिर स्वीकृति नहीं देंगे, या फिर, पर एक चीज याद रखें, इसको पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते। क्यों नहीं भेज सकते? ध्यान रखें, अगर कोई भी धन विधेयक जो है, याद रखें धन विधेयक हमेशा कौन से सदन में पेश किया जाएगा? लेजिस्लेटिव असेंबली में पेश किया जाएगा, यानी कि विधान सभा में पेश किया जाएगा, ये याद रखें। और धन विधेयक का जो निर्धारण जो है वो विधानसभा के जो पीठासीन अधिकारी जो है, यानी कि विधानसभा के जो अध्यक्ष महोदय हैं, वही डिसाइड करेंगे कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। तो याद रखें धन विधेयक के बारे में राष्ट्रपति की जो पावर है वो ये पावर है कि वो उसको स्वीकृति दे सकते हैं, स्वीकृति नहीं भी दे सकते हैं, परंतु उनके पास ये पावर कभी नहीं है कि वो उस सदन में वापस, उस सदन का मतलब विधानसभा की बात होगी, विधानसभा में वापस पुनर्विचार के लिए भेजें, ये इनके पास पावर नहीं है। क्यों नहीं है? इसके पीछे रीजन ये है कि धन विधेयक हमेशा राष्ट्रपति को पहले पूछा जाता है कि हम इस सदन में धन विधेयक ला रहे हैं। तो अगर आपने पूछ लिया धन विधेयक के बारे में राज्यपाल महोदय से पहले ही पूछ लिया, तो राज्यपाल महोदय के पास ये पावर नहीं है कि आप वापस उस धन विधेयक को वापस उसी सदन में या विधानसभा के अंदर वापस भेजें। तो याद रखें पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते, स्वीकृति दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, पर पुनर्विचार के लिए उस सदन में भेजा नहीं जाएगा। ये ध्यान रखेंगे धन विधेयक के संबंध में, ठीक है। क्लियर होगी बात सभी को? तो ये आर्टिकल 200 के अंदर साफ साफ शब्दों में लिखा गया है, इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। समझ आ गई बात सभी को? तो ये चीजें थोड़ी ध्यान से सुनिएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 201 की। किसकी बात करेंगे? आर्टिकल 200 की बात करते हैं। आर्टिकल 200 क्या बोलता है? 201 क्या बोलता है? आर्टिकल 201 जो है वो राष्ट्रपति के बारे में बात करेगा। आर्टिकल 201 जो है वो किसकी बात करेगा? अगर किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख दिया है, किसी विधेयक को आपने किसके लिए? राष्ट्रपति महोदय के लिए सुरक्षित रख दिया, राष्ट्रपति महोदय के लिए क्या रख दिया? आरक्षित रख दिया। आरक्षित का मतलब समझ रहे हो? राज्यपाल महोदय ने क्या किया? राष्ट्रपति जी के लिए उस विधेयक को रोक लिया कि राष्ट्रपति जी की स्वीकृति आवश्यक है उस विधेयक पर। तो राष्ट्रपति महोदय के पास क्या क्या पावर है? वो उस पर स्वीकृति दे सकते हैं, वो उसको स्वीकृत भी कर सकते हैं, या उसको स्वीकृति ना भी दे, स्वीकृति न दे, या उसको किस में भेज सकते हैं? पुनर्विचार के लिए।
पुनर्विचार के लिए भी भेजा जा सकता है, भेज सकते हैं। पुनर्विचार के लिए क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। यह आर्टिकल 201 साफ बोलता है। अगर आपने राष्ट्रपति जी के लिए आर्टिकल 200 के अंदर अगर राज्यपाल महोदय ने सुरक्षित रख दिया, आरक्षित रख दिया है, तो आर्टिकल 201 ये बोलता है कि राष्ट्रपति जी के पास जैसी आर्टिकल विधेयक जो है वो सुरक्षित रखा जाता है, तो राज्यपाल की भूमिका वहां पर 0 हो जाती है। अब राज्यपाल के हाथ में वो चीज नहीं रह जाती। अब राष्ट्रपति महोदय उस पर विचार करेंगे, तो उस पर विचार करेंगे, या तो उस विधेयक को स्वीकृति देंगे, या उसको अस्वीकृत कर देंगे, या फिर उसको पुनर्विचार के लिए उस सदन में भेज सकते हैं। अगर वो पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, अगर उन्होंने पुनर्विचार के लिए उस सदन में भेजा, तो भेजने के बाद में क्या होगा, जो सदन जो है, जिस सदन में ये विधेयक लाया गया है, वो सदन कितने में 6 महीने में, कितने महीने में 6 महीने में उसको वापस पारित करके राष्ट्रपति महोदय के पास भेजेंगे। कितने महीने में, 6 माह में वापस उसको राष्ट्रपति महोदय के पास भेज देंगे। ये याद रखें, ठीक है। 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति महोदय के पास भेजेंगे। तो अगर वो भेजते हैं तो याद रखें, राष्ट्रपति बाध्य नहीं है कि उसको स्वीकृत करे, बाध्य नहीं है, ठीक है ना। अगर साधारण विधेयक की बात करें, अगर ये साधारण विधेयक है, जैसे मान लो आर्टिकल मैंने 200 के अंदर बात की, तो आपको मैं बता देता हूं, आर्टिकल 200 के अंदर अगर विधेयक राज्यपाल के पास जाते हैं, ठीक है ना, राज्यपाल महोदय के पास अगर विधेयक जाता है, तो उसको स्वीकृत भी कर सकते हैं, स्वीकृत कर सकते हैं, या उसको अस्वीकृत कर सकते हैं, स्वीकृत ना करें, या फिर उसको पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। अब आप बोलोगे सर अभी आपने बोला पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते, धन विधेयक को नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि धन विधेयक हमेशा विधानसभा के अंदर जो राज्यपाल महोदय जो है, वो राज्यपाल महोदय की पूर्व सहमति से उनसे पूछ करके ही लाया जाता है, इसलिए पुनर्विचार के लिए नहीं भेजा जा सकता। परंतु साधारण विधेयक जो है उसको राज्यपाल महोदय पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, ठीक है। अब अगर मान लो पुनर्विचार के लिए वापस किसी सदन में महोदय ने भेजा, राज्यपाल महोदय ने भेजा, अगर सदन उसको वापस पारित कर दे, या तो उसमें संशोधन कर दे या बिना संशोधन के वापस पारित कर दे, तो राज्यपाल महोदय बाध्य हैं, राज्यपाल महोदय जो है वो बाध्य हैं स्वीकृति के लिए, उनको स्वीकृत करना पड़ेगा वो विधेयक। ये ध्यान में सुनिए, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पर राष्ट्रपति महोदय जो है वो इस चीज के लिए बाध्य नहीं होंगे। आर्टिकल 201 साफ बोलता है कि अगर किसी विधेयक को राज्यपाल महोदय ने राष्ट्रपति जी के लिए आरक्षित रख दिया, तो उस पर स्वीकृति दे सकते हैं राष्ट्रपति महोदय, स्वीकृति ना दे पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, पर उस सदन को 6 महीने के अंदर वापस भेजना पड़ेगा। और अगर वापस भेजते हैं तो राष्ट्रपति जरूरी नहीं है कि उस विधेयक पर स्वीकृति ही दे, पुनर्विचार के लिए भेजने के बाद भी स्वीकृति दे या ना दे ये जरूरी नहीं है, पर यहां पर जरूरी है। केवल मात्र पुनर्विचार के लिए किस विधेयक को नहीं भेजा जा सकता, धन विधेयक को राज्यपाल नहीं भेज सकते हैं। परंतु अगर कोई साधारण विधेयक का कोई अलग विधेयक है धन विधेयक के अलावा, तो अगर पुनर्विचार के लिए अगर भेजें सदन में और सदन ने पारित कर दिया, तो राज्यपाल निश्चित तौर पर उस पर स्वीकृति देंगे। ये आर्टिकल बोलता है 200, और ये ऊपर वाला बोलता है आर्टिकल 201, ठीक है। बात क्लियर होगी सभी को। तो ये थोड़ी सी चीज आप क्या रखें, ध्यान में रखें, ठीक है। चले आगे, ठीक है। अब जैसे राष्ट्रपति के पास पॉकेट पावर है, पॉकेट वीटो की पावर है कि उसको अपने पास ही रख ले, ठीक है ना, उस पर ना तो हाँ कहे ना कहे, तो वो पॉकेट वीटो पावर होती है। पर वो राज्यपाल महोदय के पास वो पावर नहीं है, केवल राष्ट्रपति के पास ही पॉकेट वीटो की पावर है, जिसपे स्वीकृति ना दे, हाँ या ना कुछ नहीं दे, बस खाली उसको वैसे ही पड़ा रहने दे, स्वीकृति ही ना दे, कोई प्रकार की कुछ ही ना करे उस पर, तो वो क्या है, पॉकेट वीटो की पावर है। और पॉकेट वीटो की पावर राज्यपाल महोदय के पास नहीं होती है। अब आर्टिकल बोलता है 333, आर्टिकल 333 ये बोलता है कि किसी भी सदन के अंदर या लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा जो है, उसमें राज्यपाल जो है वो एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है, एक आंग्ल भारतीय को मनोनीत करेंगे, ठीक है। आंग्ल भारतीय को क्या करेंगे, मनोनीत करेंगे, ठीक है। आर्टिकल 333 क्या बोलता है कि किसी भी विधानसभा के अंदर राज्यपाल महोदय एक आंग्ल भारतीय को क्या कर सकते हैं, मनोनीत कर सकते हैं। आंग्ल भारतीय को क्या कर सकते हैं, मनोनीत कर सकते हैं।
इनको नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है। अब आंग्ल भारतीय क्या होता है? आंग्ल भारतीय का मतलब है कि ऐसा कोई विदेशी व्यक्ति जो भारत में रह रहा हो पर उसका संबंध, उसके पूर्वजों का संबंध कभी ना कभी भारतीयों से रहा हो, वो आंग्ल भारतीय होते हैं। ठीक है, समझ आ गई? जो हमारे भारत के अंदर रह रहे हो, ठीक है, ठीक है, और उसके पूर्वज जो है वो कभी भारतीय वंश से संबंधित हो तो वो आंग्ल भारतीय होते हैं। और आंग्ल भारतीयों को एक मनोनीत एक सदस्य को विधानसभा के अंदर क्या किया जा सकता है? मनोनीत किया जा सकता है। ये बोलता है आर्टिकल 333 यानी कि 333 नंबर आर्टिकल। आंग्ल भारतीय समुदाय के एक व्यक्ति को मनोनीत करने का जो पावर जो है वो किसके पास है? राज्यपाल महोदय के पास है। एक व्यक्ति को क्या कर सकते हैं? मनोनीत कर सकते हैं। ये पावर किसके पास है? राज्यपाल महोदय के पास ये पावर है। ठीक है ना? तो ये ध्यान से सुने। अब बात यहां से करें कि अगर मान लो ये है तो पहले हुआ करता था, आजकल इसको बंद कर दिया गया है। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो याद रखें 104वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था। 104वां संविधान 104वां संविधान संशोधन आया था 2019 में। और उसके बाद से इस आंग्ल भारतीय समुदाय के इस व्यक्ति को विधानसभा के अंदर मनोनीत करने को क्या कर दिया गया है? बंद कर दिया गया है पूर्णतः। तो याद रखें 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य को विधानसभा में मनोनीत करने से क्या कर दिया गया है? बंद कर दिया गया है। तो याद रखेंगे 333 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है, संविधान संशोधन जो है, ये आप याद रखें। आपसे पूछा जा सकता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्ति को राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता था और उसको रोक दिया गया है? तो 104वां संविधान संशोधन 2019 में। ठीक है, तो ये हो गया आर्टिकल 313। ठीक है, अब आर्टिकल 313 के बाद में 333 के बाद में 213 नंबर एक आर्टिकल और आता है जिसमें अध्यादेश, राज्यपाल जो है वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इसका मतलब है जब कोई भी विधान सभा जो है वो सत्तर में नहीं है, कोई भी सदन सत्तर में नहीं है, उस कंडीशन में एक प्रकार का ये कानून है। ठीक है, अध्यादेश है जो राज्यपाल महोदय के द्वारा क्या किया जाता है? जारी किया जाता है। अध्यादेश जारी कर सकता है, वो पावर किसमें? 213 के अंदर पावर है। ठीक है, समझ में आ रही है बात सभी को? ठीक है, तो ये इसकी क्या है? विधायी शक्ति है। जब मान लो कोई भी विधानमंडल जो है वो सत्तर में नहीं है, उस कंडीशन में अगर तत्काल इमरजेंसी में, आकस्मिकता में अगर जरूरत पड़े किसी भी लॉ की, तो जो राज्यपाल महोदय वो 213 के द्वारा क्या कर सकते हैं? एक अध्यादेश पारित कर सकते हैं, एक अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ये अध्यादेश जो है वो अधिकतम 6 माह तक रह सकता है। कितने महीने तक? 6 माह तक। 6 माह तक रहता है। ठीक है ना, ये याद रखें। अब यहां से अध्यादेश की बात करें, अध्यादेश है तो जैसे ही मान लो विधानसभा जो है, विधानसभा 70 में आएगी, जैसे ही विधानसभा का सत्र शुरू हो जाएगा तो याद रखें ये अध्यादेश जो है उसको, इस अध्यादेश को 6 सप्ताह में, 6 सप्ताह में, कितने सप्ताह में? ये याद रखें 6 सप्ताह में इस अध्यादेश पर अनुमोदन देना। अनुमोदन का मतलब यहां पर है समर्थन से इस अध्यादेश को समर्थन संकल्प पारित करना होगा। ठीक है ना, इस अध्यादेश पर क्या करना पड़ेगा? एक समर्थन संकल्प देना पड़ेगा। ठीक है ना, पारित करना पड़ेगा, जिसके दौरान ये अध्यादेश जो है वो कानून बन सकता है। ठीक है ना, तो जब विधानसभा या फिर कोई भी सदन जो है विधानमंडल का, वो जब सत्तर में नहीं है तो जो राज्यपाल महोदय जो वो क्या जारी कर सकते हैं? एक अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और वो अध्यादेश जो है जैसे ही विधानसभा सत्र क्या हो जाएगा? प्रारंभ हो जाएगा या विधानसभा अपने अस्तित्व में आ जाएगी, उस कंडीशन में 6 सप्ताह में अगर वो विधानसभा या कोई भी सदन उसको अनुमोदन या समर्थन दे देता है तो ये जारी रह सकता है। ये क्या रह सकता है? जारी रह सकता है, जारी रहेगा। ठीक है ना, ये कानून का रूप ले लेगा। ठीक है ना, तो ये जारी रह सकता है, ये भी ध्यान से सुने। ठीक है ना, इसकी अवधि जो है वो कितने से 6 सप्ताह से लेकर के 6 माह तक हो सकती है। ये भी आप ध्यान रखें, 6 सप्ताह से लेकर के 6 माह तक हो सकती है, ये भी इसको ध्यान में रखें। ठीक है ना, तो ये 6 सप्ताह तक भी हो सकता है और 6 माह तक भी इस अध्यादेश की। ठीक है ना, तो इस अध्यादेश की जो है वो 6 सप्ताह तक भी और 6 माह तक, अधिकतम इसकी जो सीमा जो है वो कितनी है? 6 माह तक है। अगर विधानसभा सत्र में आ जाती है तो अगर 6 सप्ताह के अंदर इस
अध्यादेश को संकल्प से पारित कर देती है तो ये कानून बन जाता है और फिर ये लंबे समय तक ये क्या रहता है, जारी रहता है। तो याद रखना है अपने को, नॉर्मल जो बात है वो याद रखनी है कि आर्टिकल 213 साफ शब्दों में कहता है कि इसके दौरान राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की पावर होती है और ये अध्यादेश जो है अगर जैसे ही विधानसभा सत्र में आ जाएगी, विधानसभा शुरू हो जाएगी, तो विधानसभा शुरू होने से, सदन शुरू होने के 6 सप्ताह के अंदर अगर वो क्या करते हैं, अनुमोदन संकल्प यानी कि उसमें समर्थन दे देते हैं, उस अध्यादेश को समर्थन दे देते हैं, तो वो लंबे समय तक जारी रहता है और कानून का रूप धारण कर लेता है। और वरना क्या होगा, 6 सप्ताह से 6 माह तक इसकी अवधि होती है, उसके बाद में ये स्वतः ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये ध्यान रखें, अगर विधानसभा अगर इसको अनुमोदन नहीं देती है तो ये 6 सप्ताह और अधिकतम ये 6 माह तक रहता है और उसके बाद में अपने आप ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये आर्टिकल कौन बताता है, आर्टिकल 213 बताता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। ठीक है, समझ आ गई बात सभी को। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। अब एक और बात करें आर्टिकल की। एक आर्टिकल आता है कौन सा, आर्टिकल अगर बात करें आगे तो आर्टिकल 356 की बात करते हैं। आर्टिकल 356, आर्टिकल 356 क्या बोलता है, ध्यान से सुनेंगे। आर्टिकल 356 में साफ लिखा गया है कि ठीक है, आर्टिकल 356 क्या बोलता है, आर्टिकल 356 ये बात करता है कि ये राष्ट्रपति शासन की बात करता है। किसकी बात करता है, राष्ट्रपति शासन की बात करता है, राष्ट्रपति शासन की बात करता है। ठीक है, अगर किसी भी राज्य के अंदर संवैधानिक तंत्र की संवैधानिक तंत्र क्या है, खतरे में है, ठीक है ना, संविधान का उल्लंघन हो रहा है या फिर किसी प्रकार से संवैधानिक ढांचे को अगर कहीं भी उल्लंघन की शिकायत आती है तो राज्यपाल महोदय जो है वो क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति महोदय से क्या कर सकते हैं, सिफारिश कर सकते हैं और उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल ये कौन बोलता है, आर्टिकल 356 बोलता है। आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन की बात कही गई है। ठीक है ना, तो ये आर्टिकल 356 भी आप याद रखें। ठीक है, सीधे सीधे आर्टिकल याद रखने को ज्यादा इसमें बड़ी बात है नहीं। ठीक है ना, तो इसके बाद में अगर बात करें आर्टिकल 202, आर्टिकल किसकी, 202 की बात करते हैं। आर्टिकल 202 ये बोलता है कि राज्यपाल महोदय के पास ये पावर है, राज्यपाल महोदय राज्य का जो वार्षिक वित्तीय विवरण है, वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट विवरण, विवरण जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, बजट, बजट यानी कि राज्यपाल महोदय के पास ये पावर है आर्टिकल 202 के अंदर कि हमारे किसी भी स्टेट के अंदर, किसी भी राज्य के अंदर हर साल कितना कितना राजस्व आया, कितनी उसमें खर्चा हुआ, ठीक है, जितना प्राप्तियां हुई, कितना उसमें खर्चा हुआ, व्यय कितना किया गया। ठीक है, तो उस सभी डाटा को, ठीक है, कुल आय, कुल व्यय, कहां पर किस प्रकार का खर्चा हुआ, यानी कि जितना भी टोटल उसमें वार्षिक जो वित्त का विवरण जो है, जिसको अपन बजट बोलते हैं, ये क्या करते हैं राज्यपाल महोदय, ये सदन के समक्ष रखवाते हैं, सदन के समक्ष प्रस्तुत करवाते हैं, रखवाएंगे, रखवाते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखें। आर्टिकल 202 में साफ लिखा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण जो है वो किसी सदन के समक्ष क्या करवाएंगे या रखवाएंगे राज्यपाल महोदय। ये आर्टिकल 202 में इनकी पावर है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब वित्त आयोग जो है, वित्त आयोग जो है, ठीक है, ये वित्त आयोग जो है इसका गठन हर 5 वर्ष के अंदर किया जाता है। मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ, 5 वर्ष में। और इस वित्त आयोग का गठन कौन करेंगे, राज्यपाल महोदय करेंगे। कौन करेंगे, राज्यपाल महोदय। इसका कौन क्या करेंगे, गठन जो है वो कौन करेंगे, राज्यपाल महोदय करेंगे। तो आपको सीधा नॉर्मली आर्टिकल याद रखना है। 202 आर्टिकल ये बोलता है कि जो भी राज्य का जो वार्षिक वित्तीय विवरण जो है वो किसी भी सदन के समक्ष जो है, सदन के समक्ष कौन रखवाएंगे, राज्यपाल महोदय रखवाएंगे। ये आर्टिकल 202 में साफ लिखा गया है। क्लियर है बात सभी को। ठीक है, अब एक आर्टिकल और आता है जिसका नाम है आर्टिकल 161, 161। आर्टिकल 161 में राज्यपाल जो है उसके क्षमादान की शक्ति दे रखी है। 161 क्षमादान की शक्तियां, जहां एक तरफ आर्टिकल 72 के अंदर राष्ट्रपति के अंदर कौन कब पावर है, ये आर्टिकल 72 के अंदर ये राष्ट्रपति के क्षमादान की बात बोलता है, राष्ट्रपति के क्षमादान। ठीक है, ये आर्टिकल 72 में लिखा हुआ है। और राज्यपाल जो क्षमादान की जो शक्ति है, पावर जो है वो किसके पास है, आर्टिकल किसमें है, आर्टिकल 161 के अंदर है। अब बात करें कि किसी भी दंड को राज्यपाल महोदय जो है वो किसी भी दंड को
किसी भी सजा को, दंड या सजा जो है उसको क्या कर सकते हैं, उसका लघुकरण कर सकते हैं, लघुकरण। ठीक है, लघुकरण का मतलब उस दंड को कम कर सकते हैं, उसकी सजा को कम कर सकते हैं, उसकी प्रकृति बदल सकते हैं, प्रकृति बदल सकते हैं। ठीक है ना, ये याद रखना है। किसी भी दंड को क्या कर सकते हैं, उसका लघुकरण कर सकते हैं, उसका परिहार कर सकते हैं, उसकी प्रकृति को बदल सकते हैं, या उसको क्या कर सकते हैं, उस दंड को क्षमा कर सकते हैं। ठीक है, क्षमा करने की पावर है। ठीक है ना, तो किसी भी दंड को क्षमा करना, उसको निलंबित, निलंबित करना भी मान सकते हैं इसको। निलंबित का मतलब है उसको कुछ समय के लिए टाल देना, उस दंड को कुछ समय के लिए क्या कर देना, टाल देना, यानी कि उसको स्थगित कर देना उस दंड को। तो ये पावर किसके पास है, राज्यपाल महोदय के पास। आर्टिकल 161 ये बोलता है कि राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियों के बारे में बताता है। किसी भी दंड या जो सजा हो उसको माफ कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं। ठीक है, उसकी प्रकृति बदल सकते हैं, प्रकृति में क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं कि किस प्रकार का दंड है और उसको अलग दंड में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उसका लघुकरण, उसको दंड की सजा को कम कर सकते हैं या फिर उसको निलंबित कर सकते हैं, कुछ समय के लिए उसको रोक सकते हैं। तो इस प्रकार की पावर किसके पास है, राज्यपाल महोदय के पास। पर यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने की बात है, अगर किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया हो, मृत्युदंड दिया हो, तो मृत्युदंड की सजा को कभी भी राज्यपाल महोदय क्या नहीं कर सकते, माफ नहीं कर सकते हैं। ये पावर ओनली ऑन किसके पास है, राष्ट्रपति महोदय के पास है। तो मृत्युदंड अगर दिया गया किसी व्यक्ति को, तो उसको माफ करने की जो पावर जो है वो राज्यपाल महोदय के पास है नहीं है। या फिर कोई भी कोर्ट मार्शल है, सैनिक मामलों से संबंधित है, कोर्ट मार्शल से संबंधित है या सैनिक मामलों से संबंधित अगर किसी व्यक्ति को सजा दी गई है, तो उसको भी ये क्षमा नहीं कर सकते हैं, उसको भी माफ नहीं कर सकते हैं। ये पावर किसके पास नहीं है, राज्यपाल महोदय के पास है नहीं है। ये दोनों पावर किसके पास है, इन दोनों पावर, ये जो पावर है ये किसके पास है, राष्ट्रपति महोदय के पास। तो राष्ट्रपति महोदय ऐसा कर सकते हैं और राज्यपाल महोदय जो है इस मामलों में मौन है, क्योंकि ये संविधान नहीं बोलता है कि राज्यपाल महोदय जो है वो मृत्युदंड या फिर कोर्ट मार्शल या फिर सैनिक मामलों से संबंधित कोई भी सजा जो है अगर उसको सुनाई गई है व्यक्ति को, तो उसने उसको क्षमा कर दे। ठीक है, तो ये पावर इनके पास नहीं है। तो आर्टिकल 161 में क्या लिखा गया है, राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां लिखी गई है, किसी दंड को कम कर सकते हैं, ठीक है, उसको कुछ समय के लिए रोक सकते हैं, उसकी सजा माफी भी कर सकते हैं। अगर मृत्युदंड नहीं दिया हो तो उस सजा को, उस दंड को माफ भी कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं, उसकी प्रकृति में चेंज कर सकते हैं, दंड किस प्रकार का है उसको चेंज कर सकते हैं, उसको थोड़े दंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की जो क्षमादान की जो प्रवृत्तियां हैं वो किसके पास है, राज्यपाल महोदय के पास है। परंतु मृत्युदंड और कोर्ट मार्शल से संबंधित जो भी पावर है वो राज्यपाल महोदय के पास न होकर के राष्ट्रपति महोदय के पास है, जो आर्टिकल 72 के अंदर साफ लिखा गया है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो राज्यपाल और राष्ट्रपति के अंदर इस आर्टिकल के दौरान क्या करता है, थोड़ा सा अंतर करता है। तो ये भी चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखें। ठीक है, क्लियर है बात सभी को। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अब आगे। अब इसके अलावा जो आर्टिकल्स जो हैं इनके बारे में अगर अपन डिस्कशन करें तो यहां पर हम एक चीज देख लेंगे। यहां से क्या देखेंगे, यहां से अपन अगर बात करें तो एक जैसे मान ले कुछ फैक्ट्स की अगर बात करें, ठीक है, तो राजस्थान के अंदर अगर बात करें, राजस्थान में अब तक कितनी महिला राज्यपाल हो चुकी है, महिला राज्यपाल। अगर आप जानते हो कि राजस्थान में अब तक कितनी महिला राज्यपाल हो चुकी हैं, तो उनमें से आप पहला याद रखें, राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह देवी पाटिल 2003 और 2008 के दौरान ये राजस्थान की राज्यपाल रही थी, पहली महिला राज्यपाल है। याद रखें, राजस्थान की फर्स्ट महिला, पहली महिला राज्यपाल है ये। ठीक है, एक महिला राज्यपाल और है जिनका नाम है प्रभा राव, प्रभा राव। एक महिला राज्यपाल और है जिनका नाम है मार्गरेट अल्वा, मार्गरेट अल्वा। ये तीन राजस्थान की महिला राज्यपाल रह चुकी हैं। ठीक है ना, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रभा राव, मार्गरेट अल्वा, ये राजस्थान की तीन महिला राज्यपाल है। ये आप ध्यान रखें। अगर आपसे पूछा जाता है कि राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल कौन है, तो कौन है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। ये चीज भी थोड़ी सी आप ध्यान रखें। ठीक है, अब दूसरी बात करें, एक क्वेश्चन आपसे एक फैक्ट वाला और पूछा जा सकता है कि राजस्थान की ऐसी महिला राज्यपाल का नाम बताओ जिनकी पद पर मृत्यु हो गई। तो याद रखें, प्रभा राव जो है ये पद पर इनकी क्या हो चुकी थी, यानी कि जब ये राज्यपाल थी उस राज्यपाल के पद पर रहते हुए इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ये क्वेश्चन भी यहाँ से 1 नंबर में पूछा जा सकता है। आपसे पूछ सकता है कि ऐसी महिला राज्यपाल का नाम बताइए
जो जिनकी पद पर रहते हुए या राज्यपाल के पद भार ग्रहण करते हुए या फिर उस पद पर बने रहते हुए उनकी मृत्यु हो गई तो क्या नाम आएगा? प्रभा राव आएगा। अगर आपसे पूछे कि पहली महिला राज्यपाल कौन है तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। ठीक है, तो ये चीजें आप थोड़ी सी क्या रखें, ध्यान रखें। मार्गरेट अल्वा, ये 3 ऐसी महिला राज्यपाल हैं जो राजस्थान की राज्यपाल रह चुकी हैं। ठीक है, ध्यान रख लेंगे। अब बात करें कि ऐसे राज्यपाल कौन कौन से, आपसे फैक्ट पूछ सकता है कि जिन पर पद पर मृत्यु हुई, पद पर रहते हुए क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ऐसे राज्यपालों के नाम लिखे। तो सबसे पहले याद रखें दरबारा सिंह, दरबारा सिंह। 2 नंबर है शैलेंद्र कुमार, शैलेंद्र कुमार जी। ठीक है, 3 नंबर है प्रभा राव, अभी हमने देखा प्रभा राव, और एक है निर्मल चंद्र जैन, निर्मल चंद्र जैन। ये 4 राज्यपाल ऐसे हैं जो अपने पद पर रहते हुए इनकी क्या हो चुकी थी? मृत्यु हो चुकी थी। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से राज्यपाल हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। तो याद रखें, पहला नाम क्या है? दरबारा सिंह है, दूसरा निर्मल चंद्र जैन है, तीसरा है प्रभा राव, और चौथा कौन है? शैलेंद्र कुमार। ठीक है, शैलेंद्र कुमार जी। तो ये ऐसे राज्यपाल हैं जिनकी पद पर रहते हुए क्या हो चुकी है? मृत्यु हो चुकी है। देखिए, ये फैक्ट है, सीधे सीधे फैक्ट है। ये एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं कि महिला राज्यपाल अब तक कितनी रह चुकी है? 3 रह चुकी है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रभा राव और मार्गरेट अल्वा। पहली महिला राज्यपाल रही है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और जो पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई वो प्रभा राव है। और पद पर रहते हुए मृत्यु होने वाले जितने भी राज्यपाल हैं वो सारे के सारे हैं। दरबारा सिंह है, शैलेंद्र कुमार है, प्रभा राव है और निर्मल चंद्र जैन है। आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि राजस्थान के फर्स्ट राज्यपाल कौन है? पहले राज्यपाल कौन है? तो याद रखिए, राजस्थान के पहले जो राज्यपाल है उनका नाम है श्रीमान गुरमुख निहाल सिंह, गुरमुख निहाल सिंह, निहाल सिंह। ये राजस्थान के पहले राज्यपाल हैं और इनका जो कार्यकाल है वो सर्वाधिक कार्यकाल है। सबसे ज्यादा पद पर रहते हुए या सबसे लंबी अवधि तक पद पर रहने वाले राज्यपाल का नाम भी क्या है? गुरमुख निहाल सिंह है। तो सबसे पहले राज्यपाल भी है और सबसे ज्यादा समय तक राज्यपाल रहने वाले भी कौन है? यही है। ठीक है, दूसरी बात करें कि सेकंड जो है उसमें अगर आपसे पूछ सकता है, सॉरी सेकंड नहीं, यहां से आपसे पूछ सकता है, ये तो हो गए सर्वाधिक कार्यकाल वाले। आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि न्यूनतम कार्यकाल कौन से राज्यपाल का रहा? न्यूनतम कार्यकाल, ऐसे राज्यपाल जिनका न्यूनतम कार्यकाल हुआ, बहुत ही कम समय के लिए वो राज्यपाल के पद पर रहे, उनका नाम है दरबारा सिंह, दरबारा सिंह, जिनकी पद पर रहते हुए क्या हो चुकी थी? मृत्यु हो चुकी थी। तो ये 2 फैक्ट हैं, याद रखें। सबसे ज्यादा कार्यकाल वाले गुरमुख निहाल सिंह है, न्यूनतम कार्यकाल वाले दरबारा सिंह है। पद पर रहते हुए मृत्यु किसकी? दरबारा सिंह की, शैलेंद्र कुमार जी की, प्रभा राव और निर्मल चंद्र जैन। ये पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई। और महिला राज्यपाल कितनी है? 3 है। ये भी थोड़ा सा फैक्ट आप क्या रखें? याद रखें। ठीक है, समझ आ गई बात सभी को? ठीक है, अब अपन देखें, अगर बात करें यहां से, तो यहां पर अपन देखें तो ऐसे कुछ फैक्ट जो है उसके बारे में और डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे कौन कौन से राज्यपाल है जिन्होंने पद से त्याग पत्र दे दिया? ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं, पद से त्याग पत्र किसने दिया? पद से त्याग पत्र, जो राज्यपाल पद पर थे और उन्होंने क्या कर दिया? त्याग पत्र दे दिया। ऐसे कौन कौन से राज्यपाल? याद रखें, एक नाम है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है ना, जब ये राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई थी तो उस टाइम इन्होंने राज्यपाल के पद से क्या दे दिया था? इस्तीफा दे दिया था। तो पहली है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। फिर है बसंत कुमार पाटिल, बसंत कुमार पाटिल। एक नाम है जोगिंदर सिंह, जोगिंदर सिंह। तो ये राज्यपाल वो हैं जिन्होंने पद से क्या दे दिया था? त्याग पत्र दे दिया। एक नाम है मदन लाल खुराना, मदन लाल खुराना, मदन लाल खुराना। ठीक है ना, पहली कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है, बसंत कुमार जी है, ठीक है, जोगिंदर सिंह जी है, ठीक है, और मदन लाल खुराना है। तो ये 4 राज्यपाल हैं। एक और अगर याद रखें तो देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, चट्टोपाध्याय। ठीक है ना, तो मेनली आपको याद रखना चाहिए 3-4 जो नाम है इन पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। प्रतिभा
देवी सिंह पाटिल जो है, इन्होंने राज्यपाल के पद से त्याग पत्र दिया। बसंत कुमार जी पाटिल, ये तो याद रह जाएगा, पाटिल पाटिल नाम एक जैसे, तो आप ध्यान रख लेना। बसंत कुमार जी पाटिल है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है, जोगिंदर कुमार जी है, ठीक है, सिंह है, और मदन लाल जी खुराना है, ठीक है, देवी प्रसाद जी चट्टोपाध्याय है। तो ऐसे कुछ राज्यपाल है जिन्होंने अपने पद पर रहते हुए क्या दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था, त्याग पत्र दे दिया था। तो हमने आज इन राज्यपाल के बारे में डिस्कशन किया कि कौन से राज्यपाल के ने पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। ये पद पर रहते हुए मृत्यु वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है और आगे आने की पूरी पूरी संभावना है। तो आप इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये फैक्ट है, सीधे सीधे इनको रटना पड़ेगा, कोई लाश नहीं है, ठीक है। और अगर किसी ट्रिक के थ्रू अगर आप किसी चीज को पढ़ते हो तो वो ट्रिक लंबे समय तक याद नहीं रहती, परंतु जिस चीज को अपन क्या करेंगे, एकदम बढ़िया तरीके से उसको समझ के पढ़ेंगे तो वो चीजें लंबे समय तक याद रहती है। तो ये चीज आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन बहुत शानदार लगा होगा। अगर शानदार लगा है तो अपने सभी मित्रों के साथ, अपने साथियों के साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको किसी भी प्रकार का लगता है कि किसी भी प्रकार से अगर कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियो के अंदर मैं आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर करवा सकूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अपन एक लास्ट वीडियो के अंदर। अब ये लगभग टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, इसके कुछ फैक्ट्स हैं, वो फैक्ट मैं आगे आने वाले वीडियो में आपके लिए लेकर आऊंगा। और साथ ही साथ जितना भी हमने आज इन 3 क्लासों में पढ़ा है उसका भी मैं साथ ही साथ उसका रिवीजन करवा दूंगा। रिवीजन क्लास भी उसी के अंदर ही डाल दूंगा, जिससे आपको जो भी आपने 3 क्लासेस देखी हैं उनका भी एक बार वापस से क्या हो जाए, आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो ऐसे ही आप इस चैनल पर बने रहें और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को सुचारू रूप से कंटिन्यू रखें, जिससे आने वाले भविष्य के अंदर आपका भी सपना साकार हो, एक सरकारी जॉब ग्रहण करने का जो आपका सपना है, जो आपने देखा है, वो भी पूरा हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।